नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th के संस्कृत विषय जिसका नाम है पीयूषम, उसी का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि निबंध है और इसका अर्थ होता है पटना का वैभव, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है उसको जानेंगे। पहला जो चैप्टर था मंगलम, इसका हम लोग पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जान चुका है, समझ चुका है। अब दूसरा जो हमारा वीडियो है, ये सभी आप सभी आएंगे और इसको पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम को आप सभी पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मंगलम पाठ को पढ़ना, तो वीडियो को आप चाहेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पेज पर जा करके और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी देख करके और उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। और पटना के वैभव में सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि बिहार की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, पटना है। पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। प्रश्न बनेगा कि राजधानी नगर किसे कहा जाता है? तब पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट है कि पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है? तो धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान जो होता है उसको आकर्षित करता है। इसके बाद से है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग इति संग प्रवृत्ति ने अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि विदेशी यात्री कौन थे? तब विदेशी यात्री जो थे मेगास्थनीज थे, हुएनसांग थे, इति संग प्रवृत्ति थे, है ना। विदेशी यात्री कौन कौन से थे जी? मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग इति संग प्रवृत्ति, ये लोग विदेशी यात्री थे और इन्होंने अपने अपने आत्मकथा में पाटलिपुत्र के बारे में बताया है, यानी कि वर्णन किया हुआ है। पाटलिपुत्र अगला है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न बनेगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। कुटनिम ताख्य के लेखक जो हैं वो दामोदर गुप्त हैं एवं काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। प्रश्न बनता है कि कुटनिम ताख्य के लेखक कौन है? तो कुटनिम ताख्य के जो लेखक हैं वो है दामोदर गुप्त एवं काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो है राजशेखर। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ये प्रश्न बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो आपको बताना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी अति उत्कृष्ट थी। आप सभी चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिए, नोटबुक इसका बनाइए, कलम कॉपी लेकर के इसको नोट कीजिए, क्योंकि आप जितना लिखिएगा उतना आपको याद होगा। और ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट वाइज आपको बताया जा रहा है। आप सभी इसको हल्के में न लें, आप सभी इसको याद जरूर करें, क्योंकि याद कीजिएगा तभी जाकर के आप क्वेश्चंस को बना कर आइएगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप एग्जाम में पास नहीं हो जाइएगा, आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि सत्य जो होता है वो कड़वा होता है, भले आपको बुरा लग जाए, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से, सिर्फ आपका यूट्यूब पर आ जाने से और वीडियो देख लेने से आपको नहीं सीख पाइएगा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स को ला पाइएगा। और फ्री में जब आप सभी के इतना बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है तो आप सभी बिल्कुल इसको पढ़िए और बेहतर तरीके से पढ़िए और अपना नाम को रोशन कीजिए। आगे दिया है कि मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र समृद्ध था। प्रश्न बनेगा कि किस शासक के समय में पाटलिपुत्र समृद्ध था? तब मुगल काल के शासक के समय। उसके बाद अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रिय दर्शनी था। प्रश्न बनेगा कि अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था? तो अशोक के समय पाटलिपुत्र जो था वो प्रिय दर्शनी था। उसके बाद गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न बनेगा कि किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये होगा कि गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, किसके शासनकाल में जी? तो गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता था। प्रश्न बनेगा कि किससे मालूम चलता है कि पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता था? तब प्राचीन ग्रंथों से या फिर साहित्यों से मालूम चलता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम जो था कुसुमपुर या पुष्पपुर भी था, या कुसुमपुर या पुष्पपुर कहा जाता था। मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा गया। प्रश्न बनेगा कि मध्यकाल में पटना को क्या कहा गया? तो मध्यकाल में पटना को जो कहा गया वो पटनेती कहा गया।
अगला है कि नगर की पालिका देवी पटन देवी है। नगर की पालिका देवी कौन है जी? पटन देवी है। उसके बाद से है कि पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म था, है ना, जन्मस्थली है। पाटलिपुत्र में सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न बनेगा कि सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या है? तो 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। ये भी बनेगा प्रश्न कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थली कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थली जो है वो पटना में है ना। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो देखिए किस किस तरीके से प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। आगे दिया है कि पटना के उत्तर दिशा में, है ना, गंगा नदी बहती है। प्रश्न बनेगा कि गंगा नदी किधर बहती है, किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल है। गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है वो गांधी सेतु पुल है ना। हालांकि अभी ये चीज बदल चुका है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है जिसका नाम बदल चुका है, दूसरा है। लेकिन आपकी किताब के अनुसार यदि आपसे पूछे कि गांधी सेतु के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा जो पुल है उसका नाम क्या है, तो आपको ये जरूर बताना है कि गांधी सेतु पुल ही आपको बताना है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे देखिए कि पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। प्रश्न बनेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो आपको बताना होगा कि पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद सरस्वती का कुल गृह जो है पाटलिपुत्र था। सरस्वती का कुल गृह जो था वो पाटलिपुत्र था। कहाँ जी? सरस्वती का जो कुल गृह था वो पाटलिपुत्र था। उसके बाद बुद्ध के समय इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। किसको पाटलीग्राम कहा जाता था? पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा जाता था। किसके समय में? बुद्ध के समय में, यानी भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा जाता था। उसके बाद भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में कहा कि पटना भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा रहेगा। यानी ये प्रश्न बनता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा, तो लिखेंगे कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में कहा कि पटना भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु यह हमेशा बाढ़ से और अगलगी से भयभीत रहेगा, है ना। यानी भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना जो है वो भविष्य में महानगर बनेगा, ये बिल्कुल सही बात है, कहा था। लेकिन ये भी कहा था कि ये हमेशा जल से, बाढ़ से, अगलगी से, है ना, हमेशा, तथा कलह से, कलह माने होता है झगड़ा, हमेशा खतरा बना रहेगा इस सारे चीजों से। तो यही भगवान बुद्ध ने कहा हुआ था। और भगवान बुद्ध का पाटलीग्राम में बहुत बार आगमन हुआ था, बहुतों बार आगमन हुआ था। वो कह रहा है कि पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया, यानी पाटलीग्राम के बाद से पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया। ये चीज याद रखेंगे। तो ये भी प्रश्न होगा कि पाटलीग्राम को भी कहा गया था, क्या कहा गया जी? तो पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा गया। अब आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। और आपसे मेरा एक यही उम्मीद है कि आप सभी इसको नोट्स जरूर बनाकर तैयार रखेंगे, जिससे आपको पढ़ने में किसी भी तरीके का कोई भी कठिनाई नहीं हो। आप इस नोट्स को बना करके और बिल्कुल बेहतर तरीके से आप याद करें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन कीजिए। तो इसको समझेंगे। तो दिया है कि इस पाठ में पाटलिपुत्र अर्थात पटना का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र का राजनीतिक, धार्मिक और पर्यटन के आधार पर महत्व बताया गया है। यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र का राजनीतिक क्षेत्र में कहाँ किस तरीके का स्थान है, धार्मिक क्षेत्र में किस तरीके का स्थान है, तथा पर्यटन के आधार पर इसका महत्व बताया गया है। विभिन्न वंश के शासकों के समय पाटलिपुत्र की स्थिति क्या थी, अच्छी थी, खराब थी, समृद्ध थी, असमृद्ध थी, किस तरीके की स्थिति थी, उसको बताया गया है। तथा भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में जो कुछ भी कहा है, इसका भी वर्णन इस पाठ में कहा गया है, इस पाठ में बताया गया है। यह पाठ बिहार राज्य की राजधानी पटना के गौरव का बखान करती है। ये आपको लिखना अत्यंत जरूरी होगा, जिससे क्या होगा कि आपके नंबर में इजाफा होगा, है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। इससे पहले मैं आपको एक शायरी बता दूं, सुना दूं आपके मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट होने के लिए कि मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। ठोकरे खाकर हौसला मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। तो मेरे दोस्त अब आइए क्वेश्चंस पर कि भगवान बुद्ध ने
पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। तो देखिए, भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र पाटलिग्राम के नाम से ही जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा कि यह गांव यानी यह ग्राम भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे अग्नि और जल से खतरा बना रहेगा। अग्नि, कलह और जल से खतरा बना रहेगा। कलह माने होता है झगड़ा, इससे खतरा बना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम लिखें, या फिर इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें, यानी पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं उसके नामों को लिखें तथा बताएं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको बताना होगा कि पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थल यानी दर्शनीय स्थल के नाम जो है वो निम्नलिखित है। संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है, गांधी सेतु पुल है, गुरुद्वारा है, चिड़ियाघर है ना, मौर्यकालिक अवशेष है, संग्रहालय है ना, लाइब्रेरी वहाँ पर बहुत सारा है, ये सारा देखने का है ना, जैविक उद्यान है इत्यादि, ये सारा दर्शनीय स्थल का नाम है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन करें, यानी पाटलिपुत्र की स्थिति कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ताकि बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में लिखें। तो देखिए, पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासन काल में एक उत्सव मनाया जाता था, जिस उत्सव का नाम था कौमुदी महोत्सव, और शरद ऋतु में मनाया जाता था, है ना। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की तरह ही आनंदित होते थे। तो वहीं कहा गया है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की ही तरह आनंदित होते थे, है ना। तो ये प्रश्न बन सकता है कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और ये भी प्रश्न बनेगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, है ना। तो इत्यादि इस तरीके का प्रश्न आपका चैप्टर 2 यानी कि पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना के वैभव से जो आपका जो प्रश्न और उत्तर था, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था वो आपको बताया गया। और आप सभी लोगों से मेरा एक यही उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको नोट्स आप लोग तैयार करें और इसको बनाएं, सीखें और समझें और याद करने का प्रयास करें, जो कि आपके एग्जाम में यह काफ़ी ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। आप सभी लोग यह बिल्कुल विश्वास रखें, है ना, क्योंकि विश्वास रखिएगा तभी जा करके आप इसको बढ़िया से कर पाइएगा। और जब विश्वास नहीं होगा, सिर्फ आप ऐसे टाइम पास करने के लिए आए होंगे, तो फिर उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। आप अभी से वीडियो स्किप कर दें, नहीं देखें। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नंबर का इजाफा करना, नंबर को 100% नंबर्स को संस्कृत में लाना, तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और फिर वहीं एक प्यारा सा बात कि अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक शेयर जरूर लगा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, पार्ट 3 यानी अध्याय 3 अलस कथा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।